जय हिंद साथियों। कक्षा 11 के इतिहास के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। इसकी एक वीडियो हमने की थी, बहुत ही 10 या 12 मिनट की रही होगी। एक पेज हमने उसमें किया था किन्हीं कारणों से, तो उसका नेक्स्ट पार्ट हम आगे करते हैं। यायावर साम्राज्य, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये घुमंतु जो लोग थे, घुमक्कड़ लोग, उनकी एक जीवन शैली से जुड़ा हुआ साम्राज्य था। तो 10-15 मिनट की हमने जो वीडियो की थी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम इसमें आगे करेंगे, जो ये बताता है कि स्टेपी जो निवासी थे, मंगोल जो लोग थे, इनका अपना कोई साहित्य नहीं था। तो इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली, इसके इतिहास के सोर्स क्या है, कहाँ से हमें मंगोलों के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो यहाँ हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इनका स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपना कोई भी इतिहास नहीं रचा। प्रथम बात यह थी कि इनके इतिहास की जानकारी हमें दूसरे लोगों से मिलती है। इन्होंने अपना कोई भी इतिहास नहीं लिखा। इसलिए हमारे इन यायावरी जो समाजों का मुख्य तो जो विवरण है, इतिवृत्तों का मतलब ये होता है कि कोई प्राचीन घटनाएं, उनका काल कर्मानुसार यानी कि क्रम वाइज उनका अध्ययन करना, विवरण लिखना उनको, वो इतिवृत्त होते हैं। इतिवृत्त का मतलब भूतकाल की जो घटनाएं हैं उनके सीक्वेंस में कर्मानुसार, कर्म के अनुसार उनका लेखा जोखा रखना, विवरण रखना। यात्रा वृत्तांत, आप समझते हैं कि कोई व्यक्ति किसी स्थान की यात्रा करता है तो वहाँ के बारे में वो कुछ घटनाएं अपने चित्रित करता है, लिखता है। नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज़ों से, जो नगरीय साहित्यकार थे, शहरों में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या लिखा उनके बारे में, ये सारे जो चीज़ें हैं इन्हीं से प्राप्त होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इन लेखकों की यायावरी जो जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात हैं, कोई उनके ज्ञात सोर्स नहीं है, कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। पूर्वाग्रहों, जो पहले से उन्हें किसी चीज़ का आभास था, उन्होंने सुना, कुछ कहीं से पढ़ा, हो सकता है कि जानकारी गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। पूर्वाग्रह, पहले से ही ग्रसित होना किसी चीज़ के प्रति, कोई धारणा हमने अपने मन में किसी के बारे में उनके स्वयं जाने बिना ही किसी और की कही सुनी बात को हमने सुनकर मानकर उसके बारे में कोई धारणा बना ली, उससे ग्रस्त हैं ये सारे के सारे। मंगोलों की साहित्यिक साम्राज्यिक सफलताओं ने अनेक विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनके बारे में पूर्वाग्रह थे कि भाई ये कैसे हैं, अच्छे नहीं हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, असभ्य हैं। लेकिन जो वो साम्राज्य में सफलताएं गाड़ रहे थे, चारों तरफ अपना साम्राज्य फैला रहे थे, तो जो विद्वान थे, उन विद्वानों को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया कि भाई ये किसके पास क्या है ऐसा कि जहाँ भी जाते हैं वहीं विजय होते हैं, इनका साम्राज्य इतना बढ़ रहा है आगे। उनमें से कुछ ने अपने अनुभव के यात्रा वृत्तांत लिखे, तो वो इन स्थानों की यात्रा के उनके बारे में उन्होंने लिखा। अन्य जो मंगोल अधिपतियों के राज्याश्रय में भी रहे, बहुत सारे विद्वान उनमें से जो मंगोल शासक थे उनके राज्य में भी उनकी जो एक निर्भरता थी उसके ऊपर निर्भर रहे, उनके राज्य में, उनके आश्रय में रहे। इन व्यक्तियों की जो पृष्ठभूमि थी अलग अलग थी, ये कोई एक ही स्थान से जुड़े हुए नहीं थे। इनमें बौद्ध भी थे, कन्फ्यूशियसवादी भी थे, ईसाई भी थे, तुर्क भी थे और मुसलमान भी थे। यद्यपि इन लोगों को मंगोल रीति रिवाजों का कोई भी ज्ञान नहीं था। अब यहाँ थोड़ा सा ये देखिए कि भाई ये जो मत आपने पढ़े इनसे अलग थे। ये इस समय तक हम ये पढ़ रहे कि ये मुसलमान भी नहीं थे। हो सकता है कि ये किसी बौद्ध परंपरा से जुड़े रहे हों, क्योंकि ये मुसलमान उस समय तक नहीं थे। मुसलमान ये बाद में बने, मुस्लिम धर्म इन्होंने बाद में अपनाया। उस समय थोड़ा थोड़ा जो इनका एक कुछ इतिहासकारों का यही मानना है कि शायद ये बौद्ध मत से प्रेरित थे, बौद्ध लोग थे ये। लेकिन यहाँ ये दिया हुआ कि यहाँ जो बौद्ध लोग आए, कन्फ्यूशियसवादी आए, ईसाई, तुर्क, मुसलमान, तो ये लोग इनके रिवाजों से परिचित नहीं थे। रिवाजों से परिचित क्योंकि ये खानाबदोश लोग थे। तो आदिवासी जो लोग होते हैं उनकी एक अपनी कल्चर होती है। इनमें से अनेक ने अपने इनके विषय सहानुभूतिपूर्वक विवरण और यहाँ तक कि उनकी प्रशस्तियाँ भी लिखी, प्रशंसाएँ लिखी। इन लोगों ने जब इनके बीच में आए, यहाँ देखा, तो इनके प्रति उन्होंने सहानुभूति भी अपनाई और इनकी प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा।
ऐसे जो विवरण थे यूरेशिया के शहरों, यूरोप और एशिया के जो शहर थे, उनमें पहले से ही जो इनके बारे में निंदापूर्ण जो एक लेख प्रकाशित होते थे, लिखे होते थे, जिसमें मंगोलों को क्या कहा गया था, स्टेपी लुटेरा इनको कहा गया था, बताकर हाशिए पर डाल दिया गया था कि इनको नकार दिया गया था कि ये स्टेपी प्रदेश में रहने वाले, स्टेपी जो घास के मैदान हैं उनमें रहने वाले जो मंगोल हैं, ये लुटेरे हैं, असभ्य हैं, तो इनको इग्नोर कर दिया गया था। ये यूरोप और एशिया के शहरों में रहने वाले जो लोग थे उनके निंदापूर्ण लेख थे ऐसे। इस सब से मंगोलों की जो तस्वीर सबसे पहले कहीं अधिक जटिल हो गई, क्योंकि अब ये जो ऊपर आपने पढ़ा कि कुछ लोग इनके बीच में रहे, उन्होंने इनके बारे में अच्छा लिखा, प्रशंसा लिखी इनके बारे में, और पहले से शहरों में इनके बारे में ये था कि यूरोप और एशिया के जो शहर थे कि ये स्टेपी लुटेरे हैं, अच्छे नहीं हैं ये। तो अब कोई भी व्यक्ति इनको दोनों को विवरणों को पढ़ने के बाद जो है उनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये कौन इनमें सत्य कह रहा है। अतः मंगोलों का जो इतिहास है उसमें ऐसे रोचक तथ्य उपलब्ध करवाता है वह, जिससे कि सामान्य अभ्रमणशील समाज का मतलब जो एक स्थान पर स्थिर रहता है, भ्रमण नहीं करता, दूसरे स्थानों पर नहीं जाता, जिस ढंग से यायावर समुदाय को आदिम बर्बर के रूप में पेश किया गया, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि ये जो एक स्थान पर रहने वाले जो लोग थे, शहरों में रहने वाले, यूरोप एशिया के आपने पढ़ा था, यूरेशिया के, तो उन लोगों ने जो इनके बारे में निंदापूर्ण लेख लिखे, तो ये इन समुदायों को इन्होंने आदिम बर्बर कहा। अभी हम पढ़ेंगे आदिम बर्बर को यहाँ कैसे डिफाइन किया है। तो आदिम बर्बर कहा कि भई ये असभ्य लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। तो यायावर समुदायों के बारे में इस प्रकार का जो विवरण था उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया। जो नए लोग वहाँ गए, जो बौद्ध थे, ईसाई थे, मुस्लिम थे, तुर्क थे, वो जो लोग उनके बीच में गए, उन्होंने जो प्रशंसा इनकी लिखी, तो उससे जो पहले से ये इनके बारे में चली आ रही थी धारणाएं थी, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। संभवतः मंगोलों का सबसे बहुमूल्य शोध कार्य 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी जो विद्वान थे उन्होंने किया, जब जार अपना जो शासन था वो मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी शक्ति को मजबूत कर रहा था। जार जो है रूस का जो सम्राट होता था उस समय, उसे जार कहा जाता था। जब वो अपने साम्राज्य का फैलाव कर रहा था, विस्तार कर रहा था, तो रूस के जो विद्वान थे उन्होंने इनके बारे में सबसे पहले कुछ जांच पड़ताल खोज करने का प्रयास किया। ये कार्य औपनिवेशिक वातावरण में हुए। औपनिवेशिक वातावरण का मतलब जैसे भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने बहुत सारे रिसर्च अनुसंधान कार्य के, जैसे आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में आप पढ़ते हैं कहीं सर्वे, देश में जितने भी प्राचीन हमारी सभ्यताएं संस्कृतियों के अवशेष थे उनको खोजने का ज़्यादातर स्टार्ट करने का जो एक श्रेय है वो अंग्रेज़ों को जाता है। तो वो औपनिवेशिक वातावरण था। तो यहाँ भी हम जो पढ़ रहे हैं कि औपनिवेशिक वातावरण था, इन इलाकों पर कुछ जार जो शासक थे उनका कई स्थानों पर अधिकार था। तो जो प्राय हमें सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलते हैं, तो जो हमें ऊपर लिखी गई टिप्पणियाँ पढ़ने को मिली वो उसी औपनिवेशिक काल की लिखी हुई थी, वो सारी सत्य नहीं थी। इन्हें यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों और पुराविदों ने तैयार किया था। इनमें यात्री भी हो सकते हैं, सैनिक, व्यापारी, पुराविद, पुरानी चीज़ों को जानने में रुचि रखने वाले, इन सब लोगों के द्वारा लिखे हुए ये लेख थे। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में सोवियत गणराज्य के विस्तार के उपरांत इनके 20वीं सदी में 1900 से लेकर, तो इस सदी में सोवियत जो गणराज्य था, सोवियत यूनियन, उसका विस्तार हो रहा था और एक नवीन मार्क्सवादी जो एक लेखन था, यह तर्क प्रस्तुत उसमें किया जा रहा था। क्योंकि इस समय मार्क्सवादी शासन था रूस में, साम्यवादी सरकारें थी वहाँ, तो उन्होंने जो लेखन कला में एक नया बदलाव एक शुरू किया। और उसके अनुसार क्या था कि प्रचलित जो उत्पादन प्रणाली है, जो चीज़ें पैदा करने की जो एक सिस्टम है देश का, सामाजिक संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करती है कि भी किसी समाज का ढांचा कैसा होगा, उसको निर्धारित वहाँ की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, उत्पादन प्रणाली जो है वो निर्धारित करती है कि वहाँ समाज कैसा होगा। इसने चंगेज़ खान और उसके उभरते हुए जो मंगोल साम्राज्य को मानव विकास की उस संक्रमण व्यवस्था के दायरे में रखा।
यानी कि इस प्रकार का जो लेखन था उसने चंगेज़ खान और उसका साम्राज्य जो फल फूल रहा था उसको मानव विकास की कि मनुष्य का विकास हो रहा है उस संक्रमण व्यवस्था बदलती हुई व्यवस्था के दायरे में रखा, जिसमें जनजातीय उत्पादन प्रणाली कि भाई वहाँ मंगोलों की पहले जो उत्पादन प्रणाली थी एक जनजातीय थी, आदिवासी थी, घुमंतु थी। उस प्रणाली से वो कहाँ जा रहे थे, सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर जा रहे थे, परिवर्तन हो रहा था। यानी कि जनजातीय उत्पादन प्रणाली से सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर वो अब बढ़ रहे थे, क्योंकि संगठित हो रहे थे, समाज संगठित हो रहे थे, आर्थिक गतिविधियां संगठित हो रही थी, राज्य संगठित हो रहे थे, साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, तो सारी चीज़ें निश्चित होती जा रही थी। तो जो उनका एक जंगलों में रहने का, घूमने फिरने का जो एक उत्पादन और आजीविका का जो सिस्टम था वो बदल रहा था। ये परिवर्तन, ये जो बदलाव थे सापेक्षिक रूप से वर्ग विहीन समाज की व्यवस्था से। अब ये जो परिवर्तन थे, पहले वर्ग विहीन समाज का मतलब ये था कि जैसे ये पशुपालक थे, मंगोल लोग घूमते फिरते रहते थे, उनका जो जीवन था सामाजिक और आर्थिक जीवन एक जैसा था लगभग सभी का, उनमें कोई ऐसा वर्ग नहीं था। सभी पशु पालते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, ऋतु प्रवास करते थे, शिकार करते थे, उससे जो खाल प्राप्त होती उसका व्यापार करते थे। तो ये सारा जीवन सामाजिक उत्पादन प्रणाली एक जैसी थी, लेकिन अब बदल रहा था। उस सामाजिक व्यवस्था की ओर वो जा रहे थे जिसमें किसान थे, भूस्वामी थे और लॉर्ड थे, उनके बीच में एक अंतर पाया गया। यानी कि धीरे धीरे जैसे चीज़ें निश्चित होती जा रही थी, अब कृषि की तरफ ध्यान जा रहा था, उसमें से कृषि के मालिक बन रहे थे, उनके ऊपर और बड़े लॉर्ड स्वामी बन रहे थे, जिनके बीच में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही थी। अब वर्ग विहीन समाज से वो एक ऐसी समाज व्यवस्था में जा रहे थे जहाँ उन समाजों के वर्गों में बड़ा अंतर था। इतिहास की ऐसी निर्धारित व्याख्या का अनुसरण करने पर भी मंगोल भाषाओं और उनके समाज तथा संस्कृति पर सबसे अच्छा जो शोध है वो रूसी जो व्यक्ति था, यानी कि मंगोलों का जो इस प्रकार की हमने जो ऊपर पढ़ा, ऐसी निर्धारित व्याख्या उसका अनुसरण किया, मंगोल भाषाओं और समाज और वहाँ की संस्कृति का सबसे अच्छा जो शोध कार्य किया वो रूसी व्यक्ति जो विद्वान था। दो विद्वान हम पढ़ेंगे। पहला है बोरिस योकोवालेविच, बोरिस योकोवालेविच व्लादिमीर स्टोव, इसने सबसे पहले किया। दूसरे एक अन्य विद्वान और भी था, वेसिली व्लादिमीरोविच बार्टोल्ड, ने सोवियत विचारधारा का विरोध किया। अब ये ऊपर का जो आपने पढ़ा बोरिस याकोवालेविच व्लादिमीर स्टोव, ये उसी जो आपने एक साम्यवादी एक कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा सोवियत संघ का जो ढांचा था उसी के अनुसार इसने स्टडी किया। लेकिन जो दूसरा जो विद्वान है वेसिली व्लादिमीरोविच बार्टोल्ड, इसने सोवियत की जो ऊपर की विचारधारा थी उसका विरोध किया। एक ऐसे समय जब स्टालिन के शासनकाल में आंचलिक राष्ट्रवाद के कारण घबराहट व्याप्त हो गई थी। जो स्टालिन का समय था रूस में, सोवियत संघ में, तो वहाँ आंचलिक राष्ट्र जो एक सीमावर्ती जो राज्य थे वहाँ राष्ट्रवाद के कारण एक घबराहट पैदा हो रही थी। यानी कि अगर 1991 से पहले सोवियत संघ को आप देखें तो उसमें से बहुत सारे राज्य, यानी कि लगभग 15 राज्य उसमें से नए देश बन गए। जैसे आज यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन पहले 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, ऐसे 15-16 जो राज्य थे अलग अलग हो गए। उनमें अपनी एक राष्ट्रवाद की अलग एक भाव पैदा हो रहा था, वो रूस से अलग होने के लिए छटपटा रहे थे, उनमें घबराहट थी। तो इस चीज़ के कारण जो है ऊपर जो बार्टोल्ड आपने पढ़ा, बार्टोल्ड जो था उसने विरोध किया था इस विचारधारा का। बार्टोल्ड के द्वारा चंगेज़ खान और उसके वंशजों के अधीन जो मंगोल जीवन था उसकी उपलब्धियों के सकारात्मक सहानुभूतिपूर्वक विवरण ने, यानी कि जो बार्टोल्ड था, ये दूसरा जो रूसी विद्वान था जिसने सोवियत विचारधारा का विरोध किया था, उसने चंगेज़ खान और उसके जो वंशजों का जो शासन था, उपलब्धियां जो थी उनको अच्छे रूप में लिखा, सहानुभूति उनके प्रति दिखाई कि अच्छे हैं। उनके कारण अभिवेचक जो थे कि रोस
का पात्र बना दिया कि भी जिन्होंने उनके बारे में जाना पड़ा वे जो हैं उसका विरोध करने लगे। यानी कि अब इसका परिणाम क्या हुआ कि जो सेंसर्स था, अभिवेचक का मतलब सेंसर्स, जो चीज़ें लिखी जाती हैं उनकी जांच पड़ताल करता है। जैसे फिल्में आपकी बनती हैं तो उनके ऊपर एक सेंसर बोर्ड है, उनमें काट छाँट करने को कहता है, पास करता है, इस प्रकार का जो बोर्ड था। तो उसका एक रोष का पात्र बना दिया इन्होंने, क्योंकि चंगेज़ खान उसके वंशजों की इन्होंने प्रशंसा लिखी। तो उन्होंने बारटोल्ड की जो रचनाएं हैं उनके प्रसार पर कठोरतापूर्ण पाबंदी लगा दी। जो सेंसर बोर्ड था वहाँ का, उन लोगों ने इनकी रचनाओं पर पाबंदी लगा दी। और ये केवल 1960 के दशक में उदारवादी जब युग आया, ख्रुश्चेव का जो शासनकाल आया, ये शासक का नाम है, तो उसके उपरांत ही इनकी रचनाओं को 9 खंडों में प्रकाशित किया गया। बारटोल्ड की जो रचनाएं थी। पारद्वीपीय का मतलब महाद्वीप के पार, महाद्वीप एशिया के पार यूरोप, एशिया और यूरोप जो महाद्वीप। मंगोल साम्राज्य के विस्तार का मतलब यह भी था कि जो शोध के स्रोत विद्वानों को उपलब्ध हैं, जिन पर शोध कर रहे हैं, वे अनेक भाषाओं में रचे गए थे। इनमें सबसे निर्णायक जो स्रोत थे चीनी, मंगोली, फारसी, अरबी भाषा में उपलब्ध हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण जो सामग्री है हमें इतालवी, लैटिनी, फ्रांसीसी, रूसी भाषा में मिलती हैं। यहाँ देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स थे वो हमें चीनी, मंगोली और फारसी, अरबी भाषा में उपलब्ध है। लेकिन जो महत्वपूर्ण सामग्री है वो इतालवी का मतलब जो इटली भाषा की, जो आज की हमारी इटली की भाषा है, और लातीनी प्राचीन रोमन भाषा थी ये, जो आज लगभग मृत भाषा हो चुकी है। ये प्राचीन रोम की भाषा थी। इसके साथ फ्रांसीसी और रूसी भाषा में सबसे अधिक मिलते हैं। अक्सर एक ही मूल ग्रंथ भिन्न भिन्न आशय के साथ 2 अलग भाषाओं में प्रस्तुत किए गए। यानी कि कोई एक मूल ग्रंथ है लिखा गया और उसका आशय के साथ, भिन्न भिन्न आशय के साथ, यानी कि उसके अलग अलग अर्थ के साथ 2 अलग अलग भाषाओं में वो लिखा गया। यानी कि एक चीज़ 2 भाषाओं में, एक ही विषय वस्तु 2 भाषाओं में जब वो लिखी गई तो उसके अर्थ भी अलग अलग थे। जैसे हम देखते हैं चंगेज़ खान के बारे में इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये देख लेते हैं, इसी पेज पे जो दिया हुआ है। बर्बर शब्द हमने इसमें पढ़ा था। बर्बर अंग्रेजी के बारबेरियन शब्द से बना हुआ है, जो यूनानी भाषा के बारबरोस शब्द से जिसका जन्म हुआ है। इसको आप नोट कर लेना। जिसका तात्पर्य गैर यूनानी लोगों से है, जो यूनान के लोग नहीं थे, जिनकी भाषा यूनानियों को बेतरतीब, कोलाहल, बर्बर के समान लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी। कोलाहल, शोर शराबा लगता था। बर्बर जिसको आप एक अच्छा नहीं मानते। यूनानी ग्रंथों में बर्बरों की तरह, बच्चों की तरह दिखाया गया है। जो बर्बर हैं उनको बच्चों की तरह दिखाया गया है, जो सुचारू रूप से ना ठीक से बोल सकते, सोच नहीं सकते, डरपोक हैं, स्वयं विलासप्रिय, निष्ठुर, आलसी, लालची, स्वशासन चलाने में असमर्थ, कि भी उनके अंदर कोई भी गुण नहीं, आलस्य से भरे हैं, निकम्मे हैं, डरपोक हैं, पता नहीं कैसे कैसे उनके बारे में इस प्रकार का भाव यहाँ व्यक्त किया गया है। यह रूढ़िगत घिसी पिटी धारणाएं रोमवासियों के पास गई तो रोमवासियों ने बर्बर शब्द का प्रयोग जर्मन की जो जनजातियाँ थी, गौल और हुण जैसे लोग थे जो बार बार रोमन साम्राज्य पर हमला करते थे, उनके बारे में कहा। चीनियों ने भी इसी प्रकार का स्टेपी प्रदेश के जो लोग थे मंगोल, उनके बारे में दूसरे शब्दों का प्रयोग किया। तो इनमें से किसी भी शब्द का जो अर्थ है वो अच्छा नहीं था, सारे नकारात्मक थे। अच्छा या सकारात्मक इनमें किसी का भी अर्थ नहीं था। अब देखिए हम पढ़ रहे थे कि एक ही चीज़ को 2 अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ के साथ कैसे इन्होंने पेश किया। जैसे चंगेज़ खान के बारे में हम पढ़ रहे थे कि चंगेज़ खान के बारे में सबसे जो प्राचीन विवरण है वो मंगकोल उन न्यूतोबियन है। ये मंगोल जो चंगेज़ खान है उनके बारे में लिखा हुआ, यानी कि मंगोलों का जो गोपनीय इतिहास है वो लिखा हुआ है, जो मंगोल भाषा में और चीनी भाषा में लिखा गया है। लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग है, यानी कि उनका अर्थ जो है वो अलग अलग है एक दूसरे से। लिखा यानी कि आपके चंगेज़ खान के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में
अलग अलग अर्थ दिया हुआ है। इसी तरह जो इटली के यात्री थे मार्को पोलो द्वारा मंगोल राज दरबार का जो यात्रा वृत्तांत है जो इतालवी और लातिन भाषा में उपलब्ध हैं। अब आप मुझे ये बताओगे कि इतालवी भाषा का क्या अर्थ है और लातिनी भाषा का क्या अर्थ है। ये मैंने अभी आपको पिछले पेज पर अभी स्पष्ट किया था कि जो इतालवी शब्द है वो क्या है और लातिनी जो शब्द है आप वो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि क्या है। तो इन दोनों में जो मार्को पोलो ने जो राज दरबार का वृत्तांत लिखा, दो भाषाओं में इतालवी और लातिनी भाषा में उपलब्ध जो है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाता। यानी कि यात्रा वृत्तांत है, मार्को पोलो द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन दो भाषाओं में लिखा हुआ है और दोनों में उसका अर्थ मीनिंग जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ इतावली और लैतिन भाषा का आप अर्थ मुझे बताएं कमेंट करके। ये एक दूसरे से मेल बिल्कुल नहीं खाते। मंगोलों ने अपने बारे में स्वयं बहुत कम साहित्य रचा। उन्होंने नहीं लिखा, आदिवासी लोग थे वो घूमते फिरते रहते थे, लेकिन विदेशी सांस्कृतिक वातावरण में रहने वाले जो दूसरे देशों के जो लोग थे उन विद्वानों ने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा। इतिहासकारों को उन विदेशी मूल की रचनाओं में जिन वाक्यांशों का प्रयोग हुआ है उसका मंगोल भाषा के करीबी अर्थ निकालने के लिए वांग मीमांसक की भूमिका अदा करनी पड़ती है। अब इसमें देखिए कि फिलोलॉजिस्ट जो है उसकी भूमिका क्यों निभानी पड़ती है। जो आप ये पढ़े कि जो मूल रचनाएं हैं, विदेशी जो मूल रचनाएं हैं, उनके वाक्यांशों का जो प्रयोग हुआ है उसको मंगोल भाषा के करीबी जो हैं अर्थ निकालने के लिए जो वांग मीमांसक यानी कि फिलोलॉजिस्ट की भूमिका उनको लेनी पड़ती है, अदा करनी पड़ती है। यानी कि फिलोलॉजिस्ट का मतलब है भाषाविद या भाषा विज्ञानी जो होते हैं, भाषा को जानने वाले, उनकी आपको मदद लेनी पड़ती है। इगोर रखेविल्स जो है यानी कि मंगोलों का गोपनीय इतिहास है ये भी। ग्रेहार्ड डोर्फर जिन्होंने ऐसी मंगोल और तुर्की जो शब्दावलियों पर काम किया, ये ऐसे लोग थे, ऐसे भाषाविद या भाषा विज्ञानी थे जिन्होंने इन भाषाओं पर काम किया जो फारसी में शामिल हो गई थी। जैसे विद्वानों की जो रचनाएं हैं मध्य एशिया के यायावर के इतिहास को पढ़ने की जो कठिनाई है उनको उजागर करती हैं। जब इनका इतिहास हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि ये जो यायावरों का इतिहास है उस बहुत कठिन है उसको समझना। इस अध्याय में आगे चलकर हम देखेंगे कि चंगेज़ खान मंगोलों के विश्वव्यापी साम्राज्य में के बारे में उनकी अविश्वसनीय जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने मतलब इतने विशाल साम्राज्य को कायम किया जिस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। एक उद्यमी विद्वान अनुसंधानकर्ताओं को अभी बहुत कुछ छानबीन करना बाकी है। जो भी रिसर्च करते हैं इस प्रकार की, उनके लिए बहुत कुछ जानना आज भी परख करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए भूमिका। अब तक हमने जो ये पढ़ा था कि हमें जानकारी यूरोप का ये जो मंगोल का साम्राज्य है उसकी कहाँ से मिलती थी, तो हमने इसमें निष्कर्ष रूप में यही पढ़ा कि जो मंगोल थे उन्होंने स्वयं कुछ नहीं लिखा, जो विदेशी लोग थे उन्होंने लिखा। रूसी थे, उसमें चीनी, बौद्ध, तुर्क, मुसलमान सभी लोग थे। पहले उनके बारे में अच्छी धारणाएं नहीं थी, लेकिन जो इन लोगों ने उनसे संपर्क किया, वहाँ के राज दरबारों में भी ये लोग रहे, तो उनके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर आई, तो उन्होंने इनकी प्रशंसा भी लिखी। तो ये सारा कुछ हमने देखा कि कैसे कैसे उनका इतिहास का जानकारी हमें मिलती है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ जानना जो है उनके बारे में आज भी बाकी है। अब भूमिका में देखिए कि 13वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में, 13वीं शताब्दी मतलब 1200 से, जब आप सदी निकालते हैं 13वीं सदी है तो 13 में से 1 माइनस कर दे आप, 1200 का सन आ जाएगा। तो 1200 से लेकर 1200 13वीं सदी, 13 में से 1 माइनस 12 और सदी का मतलब 100 ईयर्स, 20 आप लगा दें। तो 1200 से जो प्रारंभिक दशक है, दशक यानी कि 10 साल, तो दशकों तक यानी कि 10-10 साल के टुकड़े, 10 साल 20 साल। तो 1200 से लेकर 1210, 1220, 1230 यूरोप एशिया महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी जो प्रदेश थे उनमें एक नई राजनीतिक
शक्ति के अभ्युदय के बड़े खतरे को अनुभव किया कि इस समय मध्य एशिया में जो स्टेपी प्रदेश था, स्टेपी घास के मैदान थे, मंगोल जो साम्राज्य था, मंगोल जो इलाका था, मंगोल जातियाँ, वो एक नई राजनीतिक संगठन के रूप में उनका उदय हो रहा था, साम्राज्य उनका बढ़ रहा था। तो यूरोप और एशिया के जो महान बड़े बड़े साम्राज्य थे वे खतरा महसूस करने लगे थे, उनको आहट हो गई थी कि इन स्टेपी प्रदेशों में या मंगोल जो जातियाँ हैं अब वो ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है, संगठित होती जा रही हैं, उनके लिए शायद खतरा हो सकता है। चंगेज़ खान 1227 में जिसकी मृत्यु हुई, 1162 में इनका जन्म हुआ था। चंगेज़ खान क्या 1162 में इनका जन्म हुआ था, 1227 में इनकी मृत्यु हुई। उसने मंगोलों को संगठित किया। इनकी सबसे पहला जो कार्य चंगेज़ खान ने मंगोलों को एकत्रित किया, संगठित किया, एक सैनिक मजबूत शक्तिशाली सैनिक तंत्र स्थापित किया। पर चंगेज़ खान की जो राजनीतिक दूरदर्शिता थी उसके कारण, अब इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा मैप आप यहाँ समझ लें। इस मैप में देखिए ये सारा मंगोल साम्राज्य आप देख रहे हैं, जो इस प्रकार का आप ये देख रहे हैं, ये सारा मंगोल साम्राज्य आप, ये सारा ये विशाल साम्राज्य था जिसने जो सिकंदर था उसके साम्राज्य को भी भोना स्वाबित कर दिया था। तो ये मंगोल जो हैं, चीन और ऊपर जो रूस है, रूस के बीच में ये मंगोल साम्राज्य था यहाँ। तो इस मंगोल जो जनजाति थी इन्होंने धीरे धीरे पूरे एशिया से फिर यूरोप तक अपना अधिकार किया। 2 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। अब इसमें देखिए कि यहाँ से शुरू होने के बाद ये सारा आपका चीन है, तिब्बत है, ये ताशकंद आप रूस का इलाका देख रहे हैं, जहाँ भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1965 का जो युद्ध था उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था। ये नाम आप पढ़ेंगे इसमें, समरकंद और बुखारा, ये जो शब्द दिए हुए हैं, मध्य एशिया, सारा मध्य एशिया का इलाका है जिसको मध्य एशिया कहते हैं। ये उज़्बेकिस्तान में है, बुखारा, समरकंद, मर्व, ये निशापुर, बल्ख, हिरात, ये सारे के सारे क्षेत्र जो हैं ये मध्य एशिया से जुड़े हुए हैं। हालांकि आज इनकी जगह थोड़ा अलग अलग भी है। जैसे इसमें जो जैसे जैसे इनका नाम आएगा आप इनको थोड़ा समझिए। एक बार आप इनकी स्थिति देख लीजिए। ये मॉस्को दिया हुआ है यहाँ, मॉस्को जो रूस की राजधानी है। अब यहाँ से मंगोल देखिए मॉस्को तक भी पहुँचे, रूस, पोलैंड, आगे फ्रांस के सम्राट को उन्होंने धमकी दी। तो यूरोप में बिल्कुल ये कहिए कि किनारे तक वो ये यूरोप है सारा। यूरोप आधा यूरोप में आता है जो रूस है आपका, और आधा एशिया में आता है। तो ये जो सारे कंट्री हैं जो रूस से 1991 में अलग हुए थे, ये सारे के सारे जो देश हैं ये यूरोप में आते हैं। तो ये विशाल जो साम्राज्य था, इस विशाल साम्राज्य को आप देखिए कि ये कितना साम्राज्य फैला हुआ था। जैसे ये बुखारा है, ये बुखारा देखिए, बुखारा के बारे में हम ये आगे अभी पढ़ेंगे। ये बुखारा उज़्बेकिस्तान में है आज। तो ये बुखारा प्रांत की राजधानी भी है बुखारा ही। यहाँ इसको कई बार हम उज़्बेक, बुखारो, बक्सोरो के नाम से भी जानते हैं। ये समरकंद से लगभग 140 मील पश्चिम में है, यानी कि 225 किलोमीटर के करीब ये पश्चिम में है। ये समरकंद है, समरकंद से बुखारा जो है लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर है। ये उज़्बेकिस्तान में है। मर्व, निशापुर, बल्ख, हेरात, ये सारे जो देखिए ये सारे के सारे हमें इस क्षेत्र में आपने पढ़ेंगे हम इनको। ये मर्व, निशापुर, हेरात जो आपने पढ़े, ये सारे के सारे कभी सिल्क रूट पर होते थे। जो चीन से सिल्क रूट जाता था रोमन साम्राज्य, फिर भारत से भी होकर गुजरने लगा था। तो ये सारे के सारे जो हैं इस साम्राज्य का इन्होंने यहाँ पर अधिकार किया, इन लोगों ने। अब इसमें आप एक और पढ़ेंगे, जैसे निशापुर आप पढ़ रहे हैं। ये निशापुर जो है, निशापुर आप देख रहे हैं, ये निशापुर ईरान में है। ये उस समय आज जो है रजावी खोरासान प्रांत का एक शहर है निशापुर, इसके बारे में पढ़ेंगे। बगदाद के बारे में भी आप जानेंगे। बगदाद तक पहुँचे, बगदाद इराक की राजधानी है। और
कोहिस्तान भी आप इसमें पढ़ेंगे, यानी कि जो आपका पाकिस्तान का हिस्सा है यहाँ तक भी पहुँचे वो। भारत के सीमाओं को उन्होंने छुआ। पाकिस्तान के अंदर कोहिस्तान अफ़गानिस्तान सीमा से सटा हुआ इलाका है, वहाँ भी ये पहुँचे। हिरात जो है ये अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान, बल्ख ये अफ़गानिस्तान के हिस्से हैं। तो यानी कि भारत की सीमाओं पर पहुँचे। भारत के कुछ हिस्सों पर इन्होंने ये मानिए कि हमला किया। तो बहुत सारे जो मर्व है, मर्व देखिए, मर्व पर भी इन्होंने अधिकार किया। इनके बारे में हम इस प्रकार पढ़ेंगे। तो ये सारा जो क्षेत्र था एशिया और यूरोप के भी अंतिम छोर तक इन्होंने पहुंचने के लिए प्रयास किया। अब यायावर साम्राज्य था, लेकिन कहाँ तक इन्होंने देश दुनिया के उस भाग पर भी परचम इन्होंने फहरा दिया जिसको शायद सिकंदर भी जिस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया। तो जब भी आप इन स्थानों को पढ़ते हैं तो थोड़ा इस मैप को आप अवश्य ही ध्यान रखें। तो ये फारस की खाड़ी, ये काला सागर, भूमध्य सागर, ये सीमाएं बना रही हैं इसकी। ठीक है, ये भारत के कुछ इलाकों तक आया। तो ये सारा जो आपका मंगोल साम्राज्य आप देख रहे हैं, जहाँ इन्होंने विश्व का सबसे भयानक खतरनाक साम्राज्य स्थापित किया था। मध्य एशिया के जो स्टेपी प्रदेश थे, मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। यानी कि जो चंगेज़ खान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो चंगेज़ खान थे वो एशिया का जो स्टेपी प्रदेश था, जो मंगोल जातियां थी, उनको एक महासंघ बनाकर उनको जोड़ना ही एकमात्र उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि बहुत दूर तक की उनकी सोच थी। एक विशाल सैनिक साम्राज्य वो कायम करना चाहते थे। बहुत दूरदृष्टि के व्यक्ति थे। उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। वो ऐसा मानता था कि उसे भगवान ने शासन करने के लिए विश्व के ऊपर भेजा है। यद्यपि उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में बीत गया। सारा साम्राज्य संलग्न क्षेत्र उत्तरी चीन, तुरान, ट्रांस ओक्सियाना, अफगानिस्तान, पूर्वी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध अभियानों के नेतृत्व और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संचालन में बीता। यानी कि जो मंगोल जो जातियाँ थी उन पर सबसे पहले, क्योंकि बहुत कठिनता से उसने बड़ा संघर्ष करके इस प्रकार का प्रयास किया था, बचपन उनका बहुत ही भयानक था रहा। तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने जो मंगोल जातियाँ थी उनको पराजित करने में, एकता के सूत्र में बांधने में। उसके बाद उत्तरी चीन, तुरान जो है मध्य एशिया का क्षेत्र रहा था उस समय, यानी कि ईरान का आज ये उत्तरी क्षेत्र है। प्राचीन काल में इसे तुरान कहा जाता था। ईरान के उत्तरी क्षेत्र को पहले तुरान कहा जाता था। तो उत्तरी ईरान को कहते हैं। ईरान की जो प्राचीन भाषा थी अवेस्ता, उसके लिए तुर्क शब्द है जो बिगड़कर तुरान शायद बन गया है। तो उत्तरी जो ईरान है उसको हम तुरान के नाम से जानते हैं, जो तुरान यहाँ दिया हुआ है। अफ़गानिस्तान, पूर्वी ईरान यहाँ इन्होंने दे दिया ये। और इसी उत्तरी ईरान, पूर्वी ईरान स्टेपी प्रदेश के विरुद्ध जो है युद्ध जो अभियान थे उनका नेतृत्व करने में इनका सारा जीवन बीत गया। इनके जो वंशज थे, आगे जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने आगे चलकर चंगेज़ खान के स्वप्न को पूरा किया और दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का इन्होंने निर्माण किया। ये इनकी एक दूरदर्शी नीतियाँ थी। अब नेक्स्ट देखिए, चंगेज़ खान के आदर्शों के मुताबिक जो चंगेज़ खान चाहते थे कि विश्व में हमारा अधिकार होगा, विश्व का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हमारा होगा, तो उसी पर उनके जो पोते थे मोंके उनके पोते थे। तो मोंके से ये आभास नहीं होता कि ये मुसलमान है। मुसलमान बाद में बने, उस समय शायद ये बौद्ध रहे होंगे। तो 1251 से 60 ने फ्रांस के जो शासक थे लुई नौवे, 1226 से 70 इसका समय रहा, को चेतावनी दी। अब चंगेज़ खान का जो पोता था मोंके, फ्रांस का जो सम्राट था लुई नौवा, उसको चेतावनी दी कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है, कि पूरे स्वर्ग में एक ही आकाश है, पृथ्वी का केवल एक अधिपति है और वो है चंगेज़ खान स्वर्गपुत्र। और पूरी पृथ्वी का मालिक चंगेज़ खान है, जो आज स्वर्गपुत्र है, स्वर्ग में वास कर रहा है। जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति में रहेगा, तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो वो क्या कहता है कि ये पूरा जो स्वर्ग, संसार, सारा विश्व सूर्य उदय अस्त आनंद और शांति से रहेगा। इसी से पता लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं।
यद्यपि आपने शाश्वत स्वर्ग की आज्ञप्ति को समझ लिया है कि स्वर्ग का जो आदेश है वो क्या है, वो आप समझ गए हैं, फिर भी आप इस पर विश्वास न करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते और केवल यह कह देते हैं कि हमारा देश बड़ा दूर है। आप समझते हैं कि भाई जो मंगोल हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, पूरे विश्व पर अधिकार करने की शक्तियाँ भगवान ने, प्राकृतिक शक्तियाँ उनके साथ हैं, स्वर्ग उनके साथ है। आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। आप मानते हैं कि उनके बीच में विशाल पर्वत हैं, बहुत दूर हैं हम, हमारे विशाल समुद्र हैं, पहाड़ हैं। अगर आप इस विश्वास के साथ हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यदि आप हमारा विरोध करने के लिए सैनिक शक्ति हमारे सामने लाकर खड़ा करोगे तो आप नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता, उस भगवान को भी पता, जिसने कठिनाई को आसान बनाया और सुदूर को निकट ला दिया। कि इतनी दूर है वैसे फ्रांस और मंगोल, लेकिन उस प्राकृतिक स्वर्ग को, उस चंगेज़ खान को उन सारी शक्तियों को पता है जिन्होंने इस रास्ते को छोटा कर दिया और ये सुदूर से पास बना दिए, आसानी समस्याएं हमारी दूर कर दी। तो ये जो मोंके थे, चंगेज़ खान के जो पोते थे, उन्होंने फ्रांस को धमकी दी थी। फ्रांस का उस समय कौन सम्राट था, उसका नाम आप बताएं। ये केवल कोरी धमकियां ही नहीं थी, ये केवल धमकियां नहीं थी। चंगेज़ खान के एक दूसरा पोता था जिसका नाम था बाटू। बाटू जो था उसने अपने 1236 से 1241 का जो सैनिक अभियान था उसमें रूस की भूमि को मास्को तक रौंद डाला। अब आपने मैप देखा था, मैप को आप दोबारा भी पीछे करके देख सकते हैं कि मंगोल से देखिए कि जो मॉस्को है कितनी दूर है, उस मॉस्को तक रौंद डाला पूरे रूस का, एक ध्वस्त कर दिया रूस को। उसके बाद पोलैंड, हंगरी पर विजय प्राप्त करके वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है उसके बाहर पड़ाव डाल लिया इन्होंने। 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा था कि शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में है। अब ये महसूस कर रहा था सारा विश्व कि सारी प्राकृतिक शक्तियाँ, आकाश जो है मंगोलों के पक्ष में है, जो मंगोल कह रहे हैं। ये बात उनको सत्य लगने लगी थी। चीन के अधिकांश भाग, मध्य पूर्वी एशिया और यूरोप के लोग मानने लगे थे कि चंगेज़ खान की आबाद दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है, कि भाई ये पूरी दुनिया के ऊपर चंगेज़ खान का जो और उनके वंशजों का जो अधिकार हो रहा है, ये शायद ईश्वर का गुस्सा है। ईश्वर नाराज़ है आपसे, यह क़यामत के दिन तक जारी रहेगी। तो ये इस समय का भाव, यानी कि हीन भावना पूरे विश्व के, उस समय यूरोप एशिया के जो देश थे उनके अंदर फैल गई थी। नेक्स्ट देखिए बुखारा पर कब्ज़ा। बुखारा पर कब्ज़ा, बुखारा के बारे में हमने भी मैप में पढ़ा था। बुखारा जो है वो आपका मध्य एशिया के उज़्बेकिस्तान का एक प्रांत है और उसकी राजधानी भी है बुखारा। हमने अभी पढ़ा था समरकंद से लगभग 225 किलोमीटर दूर पश्चिम में। समरकंद और बुखारा लगभग पास पास हैं, 225 किलोमीटर की इनके बीच में दूरी है। उज़्बेकिस्तान में है, मध्य एशिया का जो देश है। मध्य एशिया के देश कौन कौन से हैं वो आप किसी वीडियो में, हमारी वीडियो में, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप इस वीडियो को मध्य एशिया की नाम से सर्च करके आप दे सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करेंगे कि उसको हम डालने का प्रयास करें। बुखारा के ऊपर देखिए, प्रवर्ती बाद की जो 13वीं शताब्दी है उसमें ईरान के मंगोल शासकों के साथ जो एक फारसी इतिवृत्तकार जो था जुवैनी, जिसका नाम था, 1220 में बुखारा की विजय का वर्णन करता है। बुखारा के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की। वो क्या कहता है उसके अनुसार, जुवैनी के अनुसार, कि नगर की विजय के बाद चंगेज़ खान उत्सव मैदान में गया जहां उत्सव हो रहा था, जहां पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे, और उसने उनको संबोधित किया। क्या कहा? अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए। तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं, अधिक अमीर लोग हैं, उन्होंने बहुत अधिक पाप किए। वो बुखारा के लोगों को संबोधित कर रहा है। तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है। अगर आप मुझसे पूछो कि आपके पास क्या प्रमाण है, क्या सबूत है आपके पास कि हमने पाप किए, तो मैं इसके लिए कहूँगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे तुम्हें दंड देने के लिए तुम्हारे पास न भेजा होता। ये किसने कहा? ये चंगेज़ खान ने कहा, जो अमीर व्यापारी इकट्ठे हुए थे उस मैदान में, उत्सव मैदान में, उन लोगों को संबोधित किया कि आप बड़े पापी लोग हैं, आपको दुष्ट कार्यों के लिए दंड देने के लिए
ईश्वर ने मुझे दंड देने के लिए आपके पास भेजा है। अगर आप अच्छे होते तो भगवान मुझे आपके पास दंड देने के लिए नहीं भेजता। अगर कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद, यानी कि बुखारा पर अब हमारा अधिकार हो गया और यहाँ से भागकर खुरासान चला गया। खुरासान किसको कहते थे? खुर का मतलब सूरज, आसान का मतलब आना, यानी कि जहाँ से सूरज का आना हो, यानी कि पूर्वी ज़मीन। पूर्व में सूर्य उदय पहले होता है। तो ईरान के उत्तर पूर्व का ऐसा क्षेत्र था ये, जिसमें उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक़ के आज के भाग होते थे। उस समय खुरासान का क्षेत्र बहुत बड़ा माना जाता था। ये सारे मध्य एशिया के देश इसमें शामिल होते थे। आज यह अफ़गानिस्तान और सीरिया के बीच का कोई हिस्सा पड़ता है। अफ़गानिस्तान और सीरिया के बीच का कोई हिस्सा पड़ता है आज ये, जिसको खुरासान कहा जाता था। लेकिन उस समय बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र ये होता था। अगर कोई बुखारा पर अधिकार होने के बाद अब यहाँ से खुरासान भाग गया, तो उसने नगर के बारे में पूछने पर क्या उत्तर दिया होगा कि भाई यहाँ से भाग कर चला गया वो क्या कहेगा कि वे आए, मंगोल आए, दीवारों को ध्वस्त कर दिया, जला दिया, लोगों को वध कर दिया, लूटा और चल दिए। वो ऐसे घटना ये आपके बारे में, शहर के बारे में बताएगा। तो ये बुखारा के जो घटना है, ये बड़ी एक ऐतिहासिक जीत इनकी रही, उसके बारे में ये बताया गया है। मंगोलों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया? मंगोलों ने इतने बड़े विशाल क्षेत्र का कैसे निर्माण किया? दूसरे विश्व विजेता जो सिकंदर की उपलब्धियों को भी बौना कर दिया कि विश्व विजेता जो सिकंदर कहा जाता है, उसने इतने विशाल क्षेत्र को जीता, उसको भी छोटा कर दिया इन्होंने। उसकी जो उपलब्धियां थी, उसकी भी उपलब्धियां बौनी हो गई मंगोलों के आगे। तो पूर्व औद्योगिक काल, औद्योगिक जो क्रांति उससे पहले का, और जब औद्योगिक संचार व्यवस्था अपर्याप्त थी कि भी ना तो उद्योगों का विकास हुआ, ना संचार क्रांति थी, तो उस समय मंगोलों ने अपने विशाल साम्राज्य के शासन और उसे नियंत्रित करने के लिए किन कौशलों का प्रयोग किया? कौन सी तकनीकें अपनाई? कि भी संचार व्यवस्था नहीं थी, यातायात के कोई ऐसे डेवलप साधन नहीं थे, तो क्या था उनके पास, क्या तकनीक अपनाई? ऐसे एक व्यक्ति जिसे अपने नैतिक और शासन के दैवी अधिकारों के प्रति इतना आत्मविश्वास था कि भी जो व्यक्ति अपने आप को नैतिक और शासन के दैवी अधिकारों से अपने आप को मानता था कि भाई उनके पास भगवान की भेजी हुई या भगवान के भेजे हुए हम दूत हैं कोई, चंगेज़ खान ने अपने अधिकार क्षेत्र में बसे हुए विविध सामाजिक धार्मिक समूहों के साथ कैसे संबंध रखा होगा? क्योंकि वो अपने आप को दैवीय शक्ति के रूप में दिखा रहे थे कि भगवान ने हमें आपके ऊपर शासन करने के लिए भेजा। तो अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार किया, वहाँ की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सारी परिस्थितियाँ अलग थी, तो उनके साथ कैसे उन्हें तालमेल बिठाया होगा? उसकी जो राजसत्ता है, उसके विकास में जो बहु विविधता है, जो अलग अलग मत हैं, इतनी अधिक विभिन्नता है, उसका क्या हुआ होगा? वो जीवित रही या मृत हो गई? जो भी हो, मंगोल और चंगेज़ खान की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए उचित होगा कि हम अपनी चर्चा चंद साधारण प्रश्नों से शुरू करें कि जैसे मंगोल कौन थे, कहाँ रहते थे, उनके संबंध किन के साथ थे, और समाज राजनीति के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। कि ऊपर की सारी जो चीज़ों को छोड़कर इन प्रश्नों से हम ये शुरुआत करें कि मंगोल थे कौन, कहाँ से आए, कैसे उनकी राजनीतिक सामाजिक एक संगठन के रूप में उनकी शक्ति बढ़ती गई, वो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, साथ साथ इसको नोट करते रहें। कोई आपका प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो साथ वो आप कमेंट में डाल दें। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मंगोल जो विविध जन समुदाय का एक निकाय था, जो मंगोल था वो एक कोई विशेष ऐसा कोई नाम नहीं था, ये एक स्थान मानिए आप, स्थान था। उस स्थान में अनेक जो घुमंतु जातियाँ थी, उन सभी को मंगोल कहा गया। यानी कि मंगोल एक जाति ना होकर उसमें बहुत सारी खानाबदोश जनजातियाँ थी। तो ये जो विविध जन समुदाय थे, अलग अलग जो जन समुदाय थे, लोगों के समूह थे, उनका एक निकाय था। निकाय का मतलब एक इकाई थी, यूनिट थी ये, जो अब संगठित हो रही थी। ये लोग पूर्व में किस नाम से जाने जाते थे? तातार के नाम से जाने जाते थे, खितान, मंचू। लेकिन पश्चिम में तुर्की जो कबीले थे वो थे। अब इन सब के अंदर समानता ये थी कि भाषा इनकी एक जैसी थी, तो भाषागत समानता के कारण ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे,
पशुओं पालने का काम करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। शिकार करते थे और संग्राहक इकट्ठा करना, वस्तुओं को इकट्ठा करना, जंगली जो एक पशुओं को मारना, उनसे जो सामान उपलब्ध होता था, जंगलों में जो संसाधन होते थे उनको एकत्रित करके उनका व्यापार करते थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ और कुछ हद तक अन्य जो पशु थे जैसे बकरी, ऊँट, उनको भी पालते थे। ये उनकी पालतू पशु थे। इनका यायावरी जो करण था मध्य एशिया की चारण भूमि, चारण जो पशुओं को चराने की भूमि थी, मध्य एशिया आप पढ़ रहे हैं, स्टेपीज में हुआ था, जो कि आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। आज ये सारा आधुनिक जो मंगोलिया भाग है उसी का क्षेत्र है। मंगोलिया हमने पढ़ा था रूस और चीन के बीच के हिस्से को। इस क्षेत्र में परिदृश्य आज भी अत्यंत मनोरम है, उस समय भी अत्यंत मनोरम था। क्षितिज अत्यंत विस्तृत, पूरा क्षितिज जहाँ जमीन आसमान मिलता हुआ प्रतीत होता है। एक कल्पना कीजिए, जैसे कवि की कल्पना है कि विस्तृत फैला हुआ था। लहरिया मैदान, मैदान जो लहर बनाते हुए जैसे पानी की लहरें हों, ऐसे लहरिया मैदान से घिरा हुआ था, जिसके पश्चिमी भाग में अल्ताई पहाड़ की बर्फीली चोटियां होती थी, दक्षिण में शुष्क गोबी मरुस्थल और इसके उत्तर में पश्चिम में ओनोन और सेलेंगा जैसी नदियां और बर्फीली पहाड़ियों से निकलने वाले सैकड़ों झरने पानी से सिंचित हो रहा था। ये सारा इस क्षेत्र का एक ज़मीनी भौगोलिक स्थितियाँ थी कि भी वहाँ क्या क्या कैसी कैसी ज़मीन थी। पशुचारण के लिए यहाँ अनेक हरे भरी जो घास के मैदान थे, प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार अनुकूल ऋतुओं में उपलब्ध हो जाते थे। जैसे अनुकूल इनकी ऋतुएं होती थी, परिस्थितियाँ होती थी, वहाँ पर इन प्रकार जो घास के मैदान थे और शिकार की चीज़ें, शिकार के पशु इनको उपलब्ध होते रहते थे। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आसपास आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरिया वनों में रहते थे। अब ये एक पिक्चर दी हुई है, इसको देखेंगे कि भाई शिकारी जो लोग थे, शिकार करने वाले थे, संग्राहक लोग थे जो चीज़ों को जंगलों से इकट्ठी करते थे, और पशुपालक जो कबीले थे, पशु पालने वाले जो ये सारे कबीले थे आदिवासी, आवास क्षेत्र के बाहर, आवास क्षेत्र जो था उसके उत्तर में जो साइबेरिया वन थे, साइबेरिया रूस का क्षेत्र है आज, रूस के जो क्षेत्र थे वहाँ के जो वन थे उनमें रहते थे। अभी जो आपने ओनोन नदी, सेलेंगा नदी पढ़ा था, तो ओनोन नदी का ये एक दृश्य है कि वे किस प्रकार का वहाँ घास के मैदान है, इनमें आप देख सकते हैं पशु पक्षियों को भी। तो ये स्थिति एक मनोरम जो स्थान है, दृश्य है, ये दिखाया गया है। तो अब यहाँ देखिए, वे पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते थे। जो पशुपालक लोग होते थे उनकी तुलना में ये गरीब होते थे, जिनके बारे में अभी पढ़ रहे थे, साइबेरिया के वनों में जो रहते थे। ग्रीष्म काल में पकड़े गए जो जानवर हैं उनकी खाल के व्यापार को अपनी आजीविका पार्जन करते थे। आजीविका कैसे चलाते थे? जो जानवर ये ग्रीष्म काल में पकड़ते थे उनकी खाल को उतारकर उनके जो कोई चीज़ बनाते थे, तो उससे अपना व्यापार जीवन चलाते थे। इस पूरे क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था, यानी कि तापमान अधिकतम अंतर होता था अधिकतम और न्यूनतम में, गर्मी भी और सर्दी भी। कठोर और लंबे शीत मौसम के बाद, यानी कि लंबा समय यहाँ शीत ऋतु का होता था, बर्फ़ जमी रहती थी अधिकतर क्षेत्र में। अल्पकालीन जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु आती थी, थोड़े से समय के लिए अल्पकालीन जो शुष्क ग्रीष्म गर्मी की ऋतु आती थी। चारण क्षेत्र में जो पशुओं के चराने का समय था, साल की सीमित अवधियों में कृषि करना संभव होता था, कि इस थोड़े से जो समय था जब ये ग्रीष्म ऋतु यहाँ आती थी, उसी में इस चारण भूमि क्षेत्र में थोड़ा सा समय कृषि की जा सकती थी। परंतु जो मंगोल थे उन्होंने पश्चिम के तुर्कों के विपरीत, जो पश्चिम में तुर्क लोग थे उनके अतिरिक्त, उनके मतलब उलट, इन्होंने कृषि क्षेत्र को नहीं अपनाया। जो पश्चिम के तुर्क थे उन्होंने वहाँ कृषि करनी शुरू कर दी, लेकिन मंगोलों ने अपने इन क्षेत्रों में कृषि कार्य नहीं किया। न ही पशुपालकों और न ही शिकारी संग्राहकों की अर्थव्यवस्था घने आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थी। भाई जो पशुपालन, अब ये कृषि नहीं करते थे, स्थायी एक जगह नहीं रहते थे, ना तो पशुपालक और ना ही जो शिकार ये करते थे, ये संग्राहक थे, वो जो अर्थव्यवस्था थी उससे घनी आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण नहीं हो पाता था। यानी कि ज़्यादा जो ज़मीन
जो ज़्यादा आबादी थी उसका भरण पोषण इन कार्यों से, पशुपालन और शिकार से नहीं हो पाता था। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कोई नगर भी नहीं उभर पाया, कोई नया नगर भी इन पे कोई ऐसा डेवलप नहीं हुआ यहाँ, क्योंकि खानाबदोश लोग थे, एक जगह स्थान पर निश्चित रूप से नहीं रहते थे। आर्थिक सामाजिक क्षेत्र कोई निश्चित नहीं था इनका। मंगोल तंबुओं और जरों में निवास करते थे। तंबू आप समझते हैं, जर भी इसी प्रकार का कोई गोल एक खाल के जो गोलाकार तंबू बना लेते थे तो उसको जर कहते थे। इनके जो टेंट होते थे, गोलाकार तंबू होते थे, उनको जर कहा गया। उनके पशुओं को खाल के, तो उनमें ये रहते थे। अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थान से ग्रीष्मकालीन जो चारण भूमि है उसकी ओर चले जाते थे। जब यहाँ भीषण शीत ऋतु पड़ती थी तो जहाँ थोड़ा मौसम उदार होता था, थोड़ी गर्मी होती थी, उस क्षेत्र में अपने पशुओं के साथ निकल पड़ते थे। निरी जातीय और भाषाई मंगोलों ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ कर रखा। नरी जातीय का मतलब नस्ली जो एक एकता थी इनके अंदर, सांझी सांस्कृतिक पहचान मंगोलों की, भाषाई पहचान और जो नस्ली एक पहचान थी इनकी मंगोलों की, सांझी सांस्कृतिक विरासत, नस्ली जो पहचान थी, उसके कारण ये आपस में जुड़े रहते थे। पर उपलब्ध जो आर्थिक संसाधनों में कमी के कारण इनका समाज अनेक पितृपक्षीय वंशों में विभाजित था। पितृपक्षीय वंश जो मतलब एक पैतृक पिता के रूप में एक परिवार चलता था, पितृ प्रधान समाज होता था। धनी परिवार विशाल होते थे, समाज बंटा होता था पितृ प्रधान के हिसाब से। उनके पास संसाधन अधिक संख्या में होते थे, चारण भूमि उनके पास ज़्यादा होती थी। इस कारण उनके अनेक अनुयायी होते थे, क्योंकि अमीर भी होते थे वो। स्थानीय राजनीति में उनका अधिक दबदबा होता था। समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे भीषण शीत ऋतु के कारण एकत्रित की गई जो शिकार सामग्री थी, अन्य जो भंडार सामग्री थी, समाप्त हो जाने की स्थिति में, यह वर्षा न होने के कारण, घास के मैदानों के सूख जाने के कारण इन्हें चरागाहों की खोज में भटकना पड़ता था। तो ऐसी परिस्थितियां होती थी कि जब इनके बिल्कुल विपरीत हो जाती थी, तो शीत ऋतु ज़्यादा मतलब भीषण हो जाए, खाद्य सामग्री इनकी समाप्त हो जाए, या वर्षा न होने से चरागाह सूख जाएं, तो इनको फिर चरागाहों के खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। तो उस दौरान क्या करते थे, इस दौरान उनमें संघर्ष होता था। पशुधन को प्राप्त करने के लिए वो लूटपाट करते थे। अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो दूसरे कबीले होते थे उनमें लूटपाट भी कर लेते थे। प्राय परिवारों के समूह के आक्रमण करने और अपनी रक्षा हेतु अधिक शक्तिशाली और संपन्न कुलों से मित्रता कर लेते थे। तो ये जो बड़े कुल होते थे, शक्तिशाली होते थे, तो जो थोड़े कमज़ोर होते थे, अपनी सुरक्षा के लिए उन गुटों से, उन परिवारों से अपनी एक संघ बना लेते थे, जिसको परिसंघ आप कहते हैं। उनके साथ तालमेल बिठा लेते थे ताकि सुरक्षा हो सके। कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसे परिसंघ प्राय बहुत छोटे और अल्पकालिक होते थे, थोड़े समय के लिए होते थे कि भी जब इनको किसी दूसरे क्षेत्र में जाना होता था, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो आपने ऊपर पड़ी थी अभी, तो दूसरे स्थानों पर जब ये जाते थे तो आपस में एक दूसरे के साथ ही सहयोग कर लेते थे। और दूसरे जो गुट होते थे, दूसरे जो कबीले होते थे, उनको लूट भी लेते थे, पशु छीन लेते थे, मार देते थे, युद्ध होते थे उनके। मंगोल और तुर्की जो कबीले थे उनको मिलाकर चंगेज़ खान द्वारा बनाया गया परिसंघ, मंगोल और जो तुर्की कबीले थे इन दोनों को मिलाकर चंगेज़ खान ने एक परिसंघ 5वीं शताब्दी के अटीला 453 ईस्वी में द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। यानी कि जो चंगेज़ खान ने इन दोनों को कबीलों को मिलाकर जो एक परिसंघ बनाया, वह 5वीं शताब्दी यानी कि उनके पहले 5वीं शताब्दी में 453 ईस्वी में जो एक अटीला के द्वारा एक परिसंघ बनाया गया था, उस परिसंघ के बराबर था। तो अटीला के बनाए परिसंघ के विपरीत जो है चंगेज़ खान की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो बहुत अधिक स्थायी रही। अटीला ने भी इसी प्रकार का प्रयास किया था, लेकिन वो ज़्यादा इतना सफल नहीं हो पाया। राजनीतिक स्थिति व्यवस्था जो है चंगेज़ खान की और भी ज़्यादा स्थिर थी, ये और भी अधिक उनसे आगे था। अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी जो ये कायम चलती रही उनकी व्यवस्था, यह व्यवस्था इतनी स्थायी थी कि चीन, ईरान, पूर्वी यूरोपीय देशों के उन्नत सशस्त्र से लैस सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम थी। तो अब ये देखिए कि ये जो स्थिति आप पढ़ रहे हैं
कि इनकी जो एक सेना थी, कि चंगेज़ खान ने जो एक सशस्त्र यानी कि एक सैनिक तैयार की, एक राजनीतिक स्थिति बनाई, ये इतनी स्थायी थी, अटीला से भी ज़्यादा स्थायी थी कि इन्होंने चीन, ईरान और पूर्वी देशों की जो उन्नत हथियारों से लैस जो विशाल सेनाएं थी, उनका मुकाबला करने में भी ये सक्षम थी, उनको पराजित करने में सक्षम थी। मंगोलों ने इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही जटिल कृषि अर्थव्यवस्थाएं, नगरीय आवासों, स्थानबद्ध जो समाज थे, उनका बड़ी कुशलता से प्रशासन भी किया। इन इलाकों को जो हमने अभी ऊपर पढ़े, इनको जीतने के बाद मंगोलों ने अपने सामाजिक अनुभव और रहने के जो तौर तरीके थे, इनसे बिल्कुल ही भिन्न थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी अधिक सफलताएं प्राप्त की। यद्यपि यायावरी समाज, राजनीतिक संगठन, कृषि अर्थव्यवस्थाओं से बहुत भिन्न थे। जो इनका समाज था, यायावरी लोगों का सामाजिक राजनीतिक संगठन इनका अलग था, और जो कृषि पर आधारित जो समाज थे वो अलग होते थे। पर ये दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं थे, ये एक दूसरे को ऐसे नहीं थे कि वे परिचित ना हो। वास्तव में स्टेपिक क्षेत्र में जो संसाधनों की कमी के कारण मंगोल मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके जो पड़ोसी देश चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। तो चीन के स्थायी निवासी थे, उनके पास ये मंगोल मध्य एशिया से जाते थे व्यापार के लिए, वस्तु विनिमय, वस्तुओं की अदला बदली के लिए, कि जिन चीज़ों की इनको ज़रूरत थी चीन से ले लेते थे, और जो चीन के लोगों को इनके सामान की ज़रूरत होती थी, पशुओं से निर्मित व्यापार, वो उनको दे देते थे। यह व्यवस्था उन दोनों के लिए लाभकारी थी। तो यायावरी जो कबीले हैं, खेती से प्राप्त उत्पादों, लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे। ये चीन से इन चीज़ों को खरीद लेते थे। जो कृषि से प्राप्त उत्पाद थे, लोहे के उपकरण थे, चीन से लेते थे, और घोड़े, फर, स्टेपिक से में पकड़े गए शिकार का विनिमय कर देते थे। तो ये जो घोड़े होते थे, फर जो खाल, एक रोएदार जो खाल होती थी, नरम मुलायम, और स्टेपी में पकड़े गए जो शिकार का जो पशु होते थे, उनको ये बेच देते थे। उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि दोनों पक्षों अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बेधड़क सैनिक कार्रवाई भी कर बैठते थे। दोनों ही बेधड़क बिना सोचे समझे एक दूसरे पर हमले भी कर देते थे अपने लाभ के लिए। जब मंगोल कबीलों के साथ मिलकर व्यापार करते थे, तो वे चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्तों के लिए मजबूर कर देते थे। जो व्यापार में चीनी पड़ोसी थे, उनको व्यापार में मजबूर या कर देते थे। लेकिन कभी कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करने लगते थे। लूटपाट के उद्देश्य से भी उन क्षेत्रों में घुस जाते थे। मंगोलों का जीवन अस्त व्यस्त होने पर भी इन संबंधों में बदलाव आता था, संबंध फिर भी जारी रहते थे। ऐसी स्थिति में जो चीनी लोग थे, अपने प्रभाव का प्रयोग स्टेपिक क्षेत्र में बड़े आत्मविश्वास के साथ करते थे, क्योंकि उनके फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बने रहते थे। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए एक परिसंघ दिया हुआ है, नीचे हमने पढ़ा था। नीचे मध्य एशियाई स्टेपिक क्षेत्र के तुर्क मंगोल लोगों के कुछ महान परिसंघों की सूचना दी गई है। नीचे परिसंघ, इन सारे परिसंघों ने एक ही क्षेत्र पर अधिकार नहीं जमाया, और न ही क्षेत्रफल में समान थे, और न ही इनका आंतरिक संगठन एक जैसा था। यद्यपि इनका यायावरी जन समुदाय के इतिहास पर विशेष प्रभाव था, परंतु चीन और सीमावर्ती क्षेत्रों पर इनका अलग अलग प्रभाव था। ये यायावरी जो समूह थे, सियुंग नु है 200 ईस्वी पूर्व तुर्क थे, जुआन 400 ईस्वी में मंगोल थे, अफ्थलैट हुण थे 400 ईस्वी में मंगोल थे, ये 550 में तूचे तुर्क थे, ये उइगर तुर्क थे 740 में, खितान मंगोल थे 940 ईस्वी में। तो ये सारे के सारे जो हैं क्या थे, परिसंघ थे। ये परिसंघ जो मध्य एशियाई तुर्क और मंगोलों के ये परिसंघ थे। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही करेंगे। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट अवश्य करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।